दोस्त मोहम्मद के साथ उस वक्त सरदार जय सिंह अटारीवाला भी थे। ये ध्यान देने की बात। तब दोस्त मोहम्मद और जय सिंह अटारीवाला जो साथ में थे वो जबरदस्ती कामरान के महल में घुस गए। उसने सरदार जय सिंह अटारीवाला के बारे में सिख होने के नाते कहा कि एक काफिर ने शाही और खानदानी महिला की बेइज्जती, और उसने अटक इलाके के जो अफगान कबीले थे उनको सिखों के खिलाफ भड़का दिया कि शाह शुजा जो पूरे परिवार के समेत उनकी शरण में था, चुपके चुपके काबुल में वजीर फतेह खान के पास उन्हीं के खिलाफ यानी महाराजा रणजीत सिंह के खिलाफ, और भी पता चला कि शाह शुजा उनके खिलाफ एक साजिश भी रच रहा था। इसके भी आगे एक और खुलासा हुआ जिसमें पता चला कि यही नहीं, शाह शुजा अंग्रेजों के भी टच में था। ये तो हद ही हो गई थी। आप जिसके पास शरण लेके बैठे हुए हैं, जिन्होंने आपकी जान बचाई, अब महाराजा गुस्से में थे और शाह शुजा की तरफ से उनका मन बड़ा खट्टा हो चुका था। सोचिए, ऐसा उस आदमी के साथ किया गया जिन्होंने महमूद शाह को काबुल के सिंहासन तक पहुंचने में सबसे ज्यादा मदद की थी। क्या आपको लगता नहीं ये क्रूरता की इंतहा थी? ये जब तक जिंदा रहे तब तक शाह महमूद के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। उसी शाह महमूद को जिन्होंने इनको आज जिंदा एक तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिया। अहमद शाह अब्दाली का पोता शाह शुजा और उसका परिवार महाराजा रणजीत सिंह की शरण में था लाहौर में। उधर काबुल में शाह शुजा के खिलाफ बगावत करके उसका अपना सौतेला भाई महमूद शाह गद्दी पर बैठ गया। उसका वजीर यानी कि महमूद शाह का वजीर फतेह खान एक बहुत बड़ी फौज के साथ निकला और वो सिखों के साथ मिलकर कश्मीर पहुंचा और वहां हमला कर दिया। लेकिन दीवान मोहकम चंद की सूझबूझ की वजह से, दीवान मोहकम चंद महाराजा रणजीत सिंह के एक जर्नैल थे, उनकी सूझबूझ की वजह से फतेह खान के कश्मीर पहुंचने से पहले ही शाह शुजा जो उस वक्त कश्मीर में मौजूद था वहां से भाग निकला। पिछले वीडियो में आपने ये सारी बातें देखी। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया गया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं और पूरा वो विवरण आप जान सकते हैं। अब उससे आगे आपको बताते हैं। अगर उस दिन शाह शुजा फतेह खान के हाथों में पड़ जाता तो उसकी मौत किसी ना किसी दिन पक्की थी। वो वहां से भागकर लाहौर पहुंच गया और महाराजा रणजीत सिंह ने जो उसकी पत्नी वफा बेगम से वायदा किया था वो पूरा किया। उधर फतेह खान इस बात से नाराज हो गया कि शाह शुजा को वहां से क्यों भगाया गया, और जैसा कि उसके और महाराजा के बीच एक संधि थी और उसकी एक शर्त थी कि लूट का जो भी माल होगा उसका 50% बांट लिया जाएगा। तो नाराज फतेह खान ने 50% जो हिस्सा था वो देने से लाहौर दरबार को इनकार कर दिया। उधर महाराजा ने अटक के किले पर अधिकार कर लिया। फतेह खान को इसकी वजह से और ज्यादा गुस्सा आया और उसने अटक इलाके के जो अफगान कबीले थे उनको सिखों के खिलाफ भड़का दिया और जिहाद के लिए उकसा दिया, जिसकी वजह से इन अफगान कबीलों और दीवान मोहकम चंद की अगुवाई वाली जो सिख फौज थी उसके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। सिखों ने 3 महीने तक इनका वहां पर मुकाबला किया। लगभग 3 महीनों के बाद सिख सेना अटक नदी और अफगानों के बीच आने में कामयाब हुई। मतलब जो अफगानों की एक्चुअल स्थिति थी उसके और अटक नदी के बीच में सिख फौज आ गई। इसका मतलब यह है कि अफगानों के लिए अटक नदी से पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया। तब उसके बाद सिख घुड़सवारों ने प्यास से मर रहे अफगानों पर जबरदस्त हमला बोल दिया और उनको वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक घटना थी क्योंकि अभी तक अफगानों के साथ सिर्फ सिख फौज की झड़पें ही हुई थी। ये सिखों और अफगानों के बीच आमने सामने की डटकर हुई पहली लड़ाई थी। पिछले 800 सालों से अटक का ये किला जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया उसको पंजाब का द्वार कहा जाता है और ये अभी तक अफगान और दूसरे लोगों के कब्जे में ही था। अब लाहौर दरबार के अधिकार में आ चुका था। इस बड़ी जीत के बाद पूरा लाहौर शहर खुशी से झूम उठा। जून 1813 में महाराजा के सामने खुलासा हुआ और पता चला कि शाह शुजा जो पूरे परिवार के समेत उनकी शरण में था, चुपके चुपके काबुल में वजीर फतेह खान के पास उन्हीं के खिलाफ यानी महाराजा रणजीत सिंह के खिलाफ पत्र लिख रहा था। इन पत्रों का खुलासा होने के बाद और भी पता चला कि शाह शुजा उनके खिलाफ एक साजिश भी रच रहा था, जिसके तहत वो काबुल के उस वक्त के वजीर फतेह खान को पंजाब पर हमला करने के लिए उकसा भी रहा था, जो अफगानों के मुताबिक उनका अपना इलाका था। इसके भी आगे एक और खुलासा हुआ जिसमें पता चला कि यही नहीं, शाह शुजा अंग्रेजों के भी टच में था
और उनको भी उकसा रहा था कि वो रणजीत सिंह को सिंहासन से उखाड़ फेंके। अब ये तो हद ही हो गई थी। आप जिसके पास शरण लेके बैठे हुए हैं, जिन्होंने आपकी जान बचाई, आप उनके खिलाफ ही साजिश रच रहे हैं। अब महाराजा गुस्से में थे और शाह शुजा की तरफ से उनका मन बड़ा खट्टा हो चुका था। उनको ये भी पता चला कि शुजा और उसकी पत्नी वफा बेगम लाहौर से भागने की फिराक में भी थे। तो उन्होंने उनको दी हुई संपत्ति वापस छीन ली और उनसे कहा कि आप जाइए, उनको इजाज़त दे दी। जिसके बाद वो लुधियाना पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने अंग्रेज़ों की शरण ली। फिर अफगानिस्तान में भी एक घटना घटी। अगस्त 1818 की बात है। वहां के शासक महमूद शाह के बेटे कामरान ने एक मूर्खता की। उसने वजीर फतेह खान बरकजई की हत्या कर दी। ये वही वजीर फतेह खान बरकजई थे जिन्होंने शुजा और उसके भाई शाह जमान को हराकर कामरान के पिता महमूद को सिंहासन पर बिठाया था। आप सोचिए, वजीर फतेह खान के भाइयों ने बदला लेने की कसम खाई और अफगानिस्तान में एक तरह से गृह युद्ध छिड़ गया, सिविल वॉर। अब एक नजर वजीर फतेह खान की हत्या के पीछे के कारण पर डालते हैं। दरअसल फारसी हमले की एक भारी संभावना बन गई थी और उसको देखते हुए फतेह खान ने अपने भाई दोस्त मोहम्मद को हेरात भेजा। उस वक्त वहां का गवर्नर प्रिंस कामरान था। प्रिंस कामरान वही जो महमूद शाह का बेटा था। महमूद शाह काबुल का शासक था उस वक्त। दोस्त मोहम्मद के साथ उस वक्त सरदार जय सिंह अटारीवाला भी थे। ये ध्यान देने की बात है, जय सिंह अटारीवाला उस वक्त दोस्त मोहम्मद के साथ थे। तो महाराजा रणजीत सिंह के साथ, क्योंकि उस वक्त जय सिंह अटारीवाला का मनमुटाव चल रहा था और वे उनसे अलग होकर दोस्त मोहम्मद के साथ चले गए थे। अभी जो प्रिंस कामरान थे, इन्होंने दोस्त मोहम्मद को कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया वहां पर। तब दोस्त मोहम्मद और जय सिंह अटारीवाला जो साथ में थे, वो जबरदस्ती कामरान के महल में घुस गए। तब कामरान के मुताबिक कामरान ने इल्जाम लगाया, ये सच था, इस बात का तो कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन उसने कहा कि जय सिंह अटारीवाला ने उसकी एक बहन की इज्जत पर हाथ डाला। इसके पीछे क्या सच था, मैंने कहा वो कोई पर्टिकुलर इसके बारे में डिटेल नहीं मिलती, लेकिन इस बात की शिकायत कामरान ने अपने पिता महमूद शाह से कर दी। उसने सरदार जय सिंह अटारीवाला के बारे में सिख होने के नाते कहा कि एक काफिर ने शाही और खानदानी महिला की बेइज्जती की है और इसके लिए वजीर फतेह खान को दोषी ठहराया गया, क्योंकि वजीर फतेह खान ने ही अपने भाई दोस्त मोहम्मद को और जय सिंह अटारीवाला को वहां पर भेजा था। इसी वजह से फतेह खान को पकड़कर क्रूरता से मारा गया। जिंदा हालत में ही उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। सोचिए, ऐसा उस आदमी के साथ किया गया जिन्होंने मोहम्मद शाह को, यानी कि महमूद शाह को, काबुल के सिंहासन तक पहुंचने में सबसे ज्यादा मदद की थी। क्या आपको लगता नहीं ये क्रूरता की इंतहा थी? ये जब तक जिंदा रहे तब तक शाह महमूद के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। उसी शाह महमूद को जिन्होंने इनको आज जिंदा एक तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिया था। इसके भाई अजीम खान बरकजई, जो कि फतेह खान के बाद सबसे बड़े थे और कश्मीर के गवर्नर थे उस वक्त, उन्होंने कश्मीर की अपनी गवर्नरशिप को छोड़ा और अपने दूसरे भाई जब्बार खान को वहां का चार्ज दिया और खुद कंधार चले आए। वहां आकर इन्होंने महमूद शाह के खिलाफ एक युद्ध का अभियान चलाया और उसको काबुल से बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी कि उसको हटा दिया। ठीक इसी वक्त का फायदा महाराजा रणजीत सिंह ने उठाया और उन्होंने अफगानों के ठिकाने मुल्तान को, ये जो मुल्तान शहर था उस वक्त अफगानों के कब्जे में था, वहां पर एक मुश्किल लड़ाई तो उनको लड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने मुल्तान को उस वक्त ही जीता था। इसके बाद महाराजा ने कश्मीर का रुख किया और उसको जब्बार खान से कश्मीर को भी छीन लिया। सन 1822 में अजीम खान ने सिखों को अपने अधीन करने के लिए सरदार जय सिंह अटारीवाला के साथ पेशावर तक मार्च किया, लेकिन ठीक उसी वक्त अफगानिस्तान में भी बगावतें उठ रही थी और बवंडर मचा हुआ था, तो इसके लिए उनको वापस लौटना पड़ा। उनके इस कदम से महाराजा रणजीत सिंह के कान खड़े हो गए और वो हरकत में आए। उन्होंने अफगान इलाकों की तरफ रुख किया। महाराजा ने पेशावर का जो गवर्नर था उस वक्त, वो अजीम खान का भाई यार मोहम्मद था, उससे कहा कि आप ट्रिब्यूट दो, हमको पैसा दो। यार मोहम्मद ने महाराजा को कई बेहतरीन और नायाब घोड़ों के साथ कई बेशकीमती चीजें भी तोहफे के रूप में उस वक्त दी, लेकिन बाद में वो अपने भाई अजीम खान के डर से पेशावर को छोड़कर आदिवासी कबीलों के इलाकों में भाग गया। साल 1823 में एक बार फिर से अजीम खान वापस लौटा और इस तरह से नौशेरा की मशहूर लड़ाई की नींव पड़ी। इस लड़ाई में अफगानों की हार हुई। हालांकि अजीम खान इस लड़ाई में घायल तक नहीं हुआ था, लेकिन जैसा कि ओलाफ कैरो कहते हैं कि इसके बाद उसका दिल टूट गया और हजारों अफगानों और कबीलाई लड़ाकों की मौत और हार की बेइज्जती को वो सहन नहीं कर पाया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। आगे ओलाफ कहते हैं कि रणजीत सिंह ने अफगान राजाओं की गर्मियों की राजधानी पेशावर पर हमला कर दिया। अफगानों की गर्मी की राजधानी कहलाती थी पेशावर उस वक्त, और जैसा कि अफगान इतिहासकारों के रिकॉर्ड्स में कहा गया है
कि सिख सेना हत्या और लूटपाट करते हुए आगे बढ़ी। आगे ये अफगान इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने यानी कि सिख सेना ने पेशावर के बाला हिसार किले को तहस नहस कर दिया। किले के अंदर बने हुए बड़े और शानदार महल को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इसी महल में 14 साल पहले शाह शुजा ने एल्फिंस्टन का स्वागत किया था। ये हमने पिछली वीडियो में आपको पूरा विवरण दिया था, उसका लिंक यहाँ दे दिया गया, आप देख सकते हैं। उन्होंने शाही बगीचों में पेड़ों को काट दिया, वहां के तालाबों को गंदा कर दिया। सिख घुड़सवार आर्मी ने बेर, आड़ू, खुबानी और नाशपाती के कई मील लंबे चौड़े फैले बगीचों को तबाह कर दिया, जिसके लिए पेशावर फेमस था। इन्हीं अफगानी दस्तावेजों में सिख शाही यानी सिख राज को जुल्म और तबाही का दूसरा नाम दिया गया है। 1823 के सिख हमले के बाद पेशावर में कोई भी आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट नहीं बचा था। वहीं दूसरी तरफ खुशवंत सिंह सोहनलाल सूरी के दस्तावेजों के हवाले से कहते हैं कि रणजीत सिंह ने विजेता बनकर पेशावर में कदम रखा, जहां पर कुछ नागरिकों ने उपहारों के साथ उनका स्वागत किया। लेकिन साथ ही वो कुछ हद तक रहस्यमय तरीके से ये भी कहते हैं कि अभियान की शुरुआत में रास्ते में पड़ने वाले कुछ गांव में लूट और ज्यादतियां हुई थी। लूटपाट तो लाजमी हुई होगी, क्योंकि धन की लालसा उन दिनों सैनिकों के लिए मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता था। इसलिए जिन शहरों या इलाकों पर कब्जा हो जाता था, वहां पर लूटपाट को रोकना बेहद मुश्किल होता था। हालांकि हो सकता है कि ओलाफ ने सिख सेना की ज्यादतियों के बारे में काफी बढ़ा चढ़ाकर बोला है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए इसको पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। महाराजा रणजीत सिंह ने यार मोहम्मद को पेशावर का गवर्नर बनाया और जीत के बाद वो वापस लाहौर लौट गए। नौशेरा की लड़ाई का एक खास नतीजा था दोस्त मोहम्मद का एक शासक के रूप में उभरना, यानी कि काबिल का शासक। अजीम खान की मौत के बाद वहां एक भी ऐसा काबिल नेता नहीं था कि जिसके पीछे बरकजई एक साथ इकट्ठा होने को तैयार होते। लगभग 2 साल तक वो अंदरूनी लड़ाइयां चलती रहीं और आखिरकार 1826 में दोस्त मोहम्मद काबुल का शासक बना, जिसके लिए सबकी सहमति थी। दोस्त मोहम्मद अपने बड़े भाई फतेह खान का शागिर्द हुआ करता था, जिसने शाह शुजा और शाह जमान को काबुल के सिंहासन से उखाड़ कर फेंक दिया था। सिंहासन पर बैठने के बाद दोस्त मोहम्मद ने पूरे अफगानिस्तान में अपने राज को फैलाना शुरू कर दिया। उसने पहले गजनी पर कब्जा किया, उसके बाद कंधार में शाह शुजा को हराया, लेकिन 1834 और 1837 में 2 दफा कोशिशों के बावजूद वो पेशावर पर कब्जा करने में नाकामयाब रहा। हर बार उसको रणजीत सिंह की सत्ता के सामने झुकना पड़ता। फिर सन 1838 में उसने अमीर उल मोमिनीन का टाइटल धारण कर लिया और सिखों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। दोस्त मोहम्मद का महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक बड़ा पेचीदा सा रिश्ता था। कई दफा उसने महाराजा के सामने सरेंडर किया और ये कहा कि वो महाराजा को एक पिता की तरह सम्मान करता है। इसके बावजूद वो पेशावर और आसपास के इलाकों पर सिखों के कंट्रोल को बर्दाश्त नहीं कर पाया। नेपोलियन का पतन होने के बाद संसार के नक्शे पर अंग्रेजों का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अगर कोई उभर कर सामने आया तो वो था रूस। सेंट्रल एशिया में ये 2 शक्तियां अब आमने सामने थी, ब्रिटेन और रूस। अफगानिस्तान एक टूटा बिखरा सा देश था जिसमें अलग अलग आदिवासी कबीले बैठे हुए थे, जिनमें आपस में ही लड़ाइयां चलती रहती थी। कुल मिलाकर 2 शब्दों में कहें तो एक बेकार समझा जाने वाला देश स्ट्रेटेजिकली अंग्रेजों के लिए अचानक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। वजह था रूस का उनके सामने आकर खड़े हो जाना। जो अंग्रेज अब तक अफगानिस्तान को अपने साम्राज्य में मिलाना ही नहीं चाहते थे, उनको ये देश यानी अफगानिस्तान भारत पर अपने कब्जे और महत्वाकांक्षी रूस के बीच एक बफर जोन की तरह नजर आने लगा। सन 1837 में ब्रिलियंट और युवा अंग्रेज अलेक्जेंडर बर्नेस को अमीर दोस्त मोहम्मद के दरबार में रूस के खिलाफ एक गठबंधन करने के लिए भेजा गया। अमीर दोस्त मोहम्मद उनकी इस बात के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखते हुए अंग्रेजों से कहा कि इसके बदले रणजीत सिंह से पेशावर को छीनने में आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन अंग्रेजों और सिखों के बीच पहले से ही एक गठबंधन था, जो अगर आगे की ऐतिहासिक घटनाओं को देखें तो वक्त की कसौटी पर खरा उतरा। बर्नेस दोस्त मोहम्मद से काफी इंप्रेस्ड था। उसने उस वक्त के अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड से दोस्त मोहम्मद की बात मानने की सिफारिश की, लेकिन उसकी इस अपील को खारिज कर दिया गया। लुधियाना का ब्रिटिश रेजिडेंट क्लोड वेड और उस वक्त का एक अंग्रेज अफसर मिस्टर विलियम मैकनॉटन दोनों शाह शुजा के समर्थक थे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब्दाली का पोता शाह शुजा उस वक्त अंग्रेजों की शरण में था और लुधियाना में ही रुका हुआ था। उसने लुधियाना के अंग्रेज रेजिडेंट मिस्टर वेड से कहा कि अगर मुझे दोबारा से काबुल का सिंहासन मिला तो अंग्रेजों के लिए अफगानिस्तान में व्यापार का रास्ता खोल दूंगा। और उस वक्त रूस की तरफ से जो बड़ा खतरा था अंग्रेजों को, उसको देखते हुए ये गारंटीड बफर जोन साबित होगा। अंग्रेज महाराजा रणजीत सिंह के अफगानिस्तान में बढ़ते साम्राज्य से भी काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक चाल चली।
उन्होंने शाह शुजा को दोबारा से काबुल का सिंहासन दिलाने के अभियान में महाराजा रणजीत सिंह को ही एक पार्टी बना लिया। हालांकि महाराजा इसके लिए अंदर से राजी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की इस बात को मान लिया। फिर 26 जून 1838 को अंग्रेजों, शाह शुजा और महाराजा रणजीत सिंह के बीच एक संधि हुई, यानी ट्रीटी हुई। इस तरह से पहली एंग्लो अफगान वॉर की नींव यहां से पड़ गई। 21,000 भारतीयों और अंग्रेजों की एक जॉइंट आर्मी अंग्रेज जॉन कीन की अगुवाई में पंजाब से अफगानिस्तान के लिए रवाना हुई। मैकनोटन भी काबुल में एक ब्रिटिश नुमाइंदे के रूप में सेना के साथ थे। अंग्रेजों ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि शाह शुजा को काबुल में सिंहासन पर बिठाने के बाद वो वापस आ जाएंगे। 25 अप्रैल 1839 को इस फौज ने कंधार पर कब्जा कर लिया और 22 जुलाई 1839 को गजनी को अधिकार में ले लिया गया। अमीर दोस्त मोहम्मद की हार हुई और वहां से वो भागकर बुखारा चला गया। आखिरकार अगस्त 1839 में लगभग 30 सालों के बाद शाह शुजा एक बार फिर से काबुल के सिंहासन पर बैठा। इसके बाद सिर्फ 8,000 सैनिकों को अफगानिस्तान में छोड़कर ब्रिटिश जॉइंट आर्मी वापस भारत के लिए रवाना हो गई। लेकिन इसके थोड़े दिन बाद ही शाह शुजा को वहां पर एक महज अंग्रेजों का कठपुतली के रूप में जाना जाने लगा। वहां के अफगानों को उसका वहां पर होना नागवार गुजरने लगा और इस बात ने आग में घी का काम किया कि जब मैकनोटन ने अपने सैनिकों को उनके परिवार अफगानिस्तान में अपने साथ रखने की अनुमति दे दी। इससे वहां पर यह मैसेज गया कि अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर परमानेंट कब्जा कर लिया है। अप्रैल से अक्टूबर 1841 के बीच नाराज अफगान कबीलों ने दोस्त मोहम्मद के बेटे अकबर खान को अपना नेता मान लिया। अब बड़े पैमाने पर बगावत शुरू हो गई। नवंबर 1841 में अलेक्जेंडर बर्नेस की अफगान महिलाओं के साथ यौन शोषण की खबरें आने लगी, जिन्होंने बर्नेस को बदनाम कर दिया। इससे उनके खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा फैल गया और एक दिन गुस्साई भारी भीड़ ने बर्नेस पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। कुछ दिनों के बाद मैकनोटन ने अकबर खान के साथ बातचीत करने का न्योता भेजा और उसकी बगावत को खत्म करने के बदले उसको वजीर बनाने की पेशकश की और साथ ही साथ उसकी हत्या करने की साजिश भी रच डाली। मैकनोटन और अकबर के बीच 23 दिसंबर के दिन एक सीधी बातचीत मुकर्रर हुई, जिसके दौरान अकबर खान ने मैकनोटन और उसके साथ आए 3 अंग्रेज अधिकारियों को पकड़ा और उन सब की हत्या कर दी। इसके बाद मैकनोटन के शव को काबुल की सड़कों पर घसीटा गया और भरे बाजार के बीच लटका दिया गया। 1 जनवरी 1842 को ब्रिटिश फौज और उनके परिवारों को अफगानिस्तान छोड़कर चले जाने के बारे में अकबर खान के साथ बातचीत हुई। इसके 5 दिन बाद उनकी वहां से वापसी शुरू हो गई। अंग्रेजों की सेना और परिवारों समेत कुल तादाद लगभग 16,500 के आसपास थी। जब ये लोग बर्फीले और तंग रास्तों से गुजर रहे थे तो गिलजई कबीले के लोगों ने उन पर हमला कर दिया और काबुल नदी के किनारे खतरनाक घाटियों और दर्रों से चले जा रहे लोगों को भारी संख्या में मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ को बंदी बना लिया गया, लेकिन ज्यादातर को कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है कि काबुल मिशन के सहायक एक अंग्रेज सर्जन डॉक्टर विलियम ब्राइडन एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, ब्रिटिश व्यक्ति, जो लंगड़ाते हुए उस वक्त कंधार से बचकर निकल पाने में कामयाब रहे। कुछ दिन सत्ता में बने रहने के बाद शाह शुजा खुद अपने ही एक बेटे के हाथों मौत के घाट उतार दिए गए। इस तरह एक शक्तिशाली विजेता अहमद शाह अब्दाली के द्वारा खड़े किए गए शाही घराने का अंत हो गया। कुछ दशक पहले जो अफगानिस्तान और पंजाब के एक छत्र शासक हुआ करते थे।